वीडियोज़ में हमने कॉल्स इन एडवांस के बारे में समझ लिया था, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस समझ लिया था, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्या जनरल एंट्री करते हैं जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव होती है तो। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन समझा था कि उसमें क्या था। इलस्ट्रेशन में कॉल्स इन एडवांस भी थी, कॉल्स इन एरियर भी था और बैलेंस शीट भी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस से हम अच्छे से अब वाकिफ़ हैं। ठीक है, अच्छे से हम अंडरस्टैंड करते हैं दोनों क्या है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का क्या डिफरेंस है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है मीनिंग। मीनिंग क्या होती है? कॉल्स इन एरियर इज़ द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है कि कॉल्स इन एरियर ऐसा अमाउंट होता है जो कंपनी मांगती है लेकिन उसका पेमेंट शेयर होल्डर नहीं करते हैं। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? ऐसा अमाउंट जो कंपनी नहीं मांगते हैं फिर भी जो शेयर होल्डर होते हैं उसको पेमेंट कर देते हैं। दूसरा क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बेस पे क्या डिफरेंस है अब इसमें? इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर पे कंपनी जो होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनसे इंटरेस्ट लेती है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कॉल्स इन एडवांस। और जो कॉल्स इन एडवांस होता है उस पर जो कंपनी होती है इंटरेस्ट पे करती है। क्लियर है? तो ये अच्छे से समझ में आया आपको कि कॉल्स इन एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट लेती है और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो कॉल्स इन एरियर पे एज पर द टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 10% PA। ठीक, अगर टेबल एफ जो है, टेबल एफ के अकॉर्डिंग, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेट करती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 10% पर एनम चार्ज होगा कॉल्स इन एरियर पे। और सेम द टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट 12% पर एनम। क्लियर है? तो कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम पे दिया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अथॉरिटी अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब इसके बेस पे क्या डिफरेंस है? सिंपल सा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डज नॉट हैव एनी क्लॉज ऑफ दिस इफेक्ट एज नॉन पेमेंट इज बियॉन्ड द कंपनीज कंट्रोल। ठीक, तो अगर जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर है कि जो पेमेंट है वो शेयर होल्डर नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी क्लॉज नहीं है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ठीक, अ कंपनी में एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस ओनली इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज टू डू सो। ठीक है, अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये क्लॉज लिखा गया है कि कंपनी एडवांस में कॉल्स रिसीव कर लेगी, तभी वो कॉल्स इन एडवांस रिसीव करेगी, अदरवाइज वो रिसीव नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्लोजर। इट शोज बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन द नोट ऑन शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। इसको कहाँ शो किया जाता है कि जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है उसमें से डिडक्ट करके शो किया जाता है। ठीक है, इन द नोट ऑन शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। और एडवांस को कहाँ शो किया जाता है? इट इज शोन एज अ सेपरेट आइटम एज अदर करेंट लाइबिलिटी अंडर करंट अदर करेंट लाइबिलिटीज हेड। क्लियर? तो ये था हमारा डिफरेंस कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब
शेयर जो होता है वो इशू किया है। अभी तक तो हम लोग कैश के लिए देख रहे थे कि शेयर्स को कैश के लिए इशू किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि शेयर्स को कैश के अलावा और किन किन चीज़ों के लिए भी इशू किया जा सकता है, ठीक। तो सबसे पहले आता है अ कंपनी में इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सच एज अगेंस्ट परचेज ऑफ एन एसेट और परचेज ऑफ बिजनेस और सर्विस टेकन एटसेट्रा, ठीक। तो कोई भी एक कंपनी है अपने शेयर्स को कैश के अलावा किन किन चीज़ों के अगेंस्ट में सेल आउट कर सकती है। तो सबसे पहला आता है अगर कोई एसेट परचेज कर रहे हो, दूसरा अगर कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो, तीसरा अगर कोई भी सर्विसेज ले रहे हों उसके अगेंस्ट में हम उनको शेयर सेल कर रहे हैं। और भी कई तरीके के आते हैं, जैसे कोई लैंड परचेज कर रहे हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, ठीक। तो इस तरीके से भी हम अपने शेयर्स की, कोई भी एक कंपनी अपने शेयर्स को इस तरीके से भी इशू कर सकती है। परचेज ऑफ एन एसेट और परचेज ऑफ बिजनेस एंड इशू ऑफ शेयर्स आर टू सेपरेट ट्रांजैक्शन, ठीक। तो किसी भी तरीके का जैसे परचेज ऑफ एसेट है, मतलब कोई भी एसेट अगर परचेज कर रहे हैं, और परचेज ऑफ बिजनेस, दो अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। दस एंट्री इज टू बी पास फॉर ईच ट्रांजैक्शन। तो इन केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट तो एंट्री क्या होगी इसमें, सिंपल सा है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, इंडिविजुअली लिखा जाएगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है, विद द अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस एंड विद द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक। ये कितने का एसेट परचेज किया है और कितने के शेयर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस अगर परचेज, ये तो एसेट परचेज के लिए हो गया, अब अगर बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी अलग होगा। सबसे पहले क्या आते हैं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एग्री वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब जितने वैल्यू पे हम एग्री करते हैं उसको परचेज करने के लिए। गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ठीक, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है ये। अब परचेज कंसिडरेशन में इसमें एक चीज़ आता है, या तो कैपिटल रिजर्व आएगा या फिर गुडविल लिखा जाएगा, ठीक है। इफ परचेज कंसिडरेशन गिवन इज मोर देन नेट एसेट देन डिफरेंस इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ठीक। अगर जो भी परचेज कर रहे हैं वो अगर कंपनी की एसेट से, नेट एसेट से ज़्यादा है तो गुडविल अकाउंट पे ट्रांसफ़र होगा डिफरेंस अमाउंट। अगर नेट एसेट से कम है तो वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे ट्रांसफ़र होगा। क्लियर है ये, ठीक। अब ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इफ़ शेयर्स आर इशूड टू वेंडर्स एट पार, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी वैल्यू है वो। इफ़ शेयर्स आर इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम, वेंडर अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट आता है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, बिफोर पासिंग द जनरल एंट्री वी शुड कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन एज फॉलोज। अगर जो भी हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं उसके पहले हमें क्या कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि जो नंबर ऑफ शेयर हैं इशूड अगेंस्ट परचेज, कितना नंबर ऑफ शेयर हम इशू कर रहे हैं जो भी परचेज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ अ शेयर, कितने का हम परचेज कर रहे हैं और शेयर का क्या प्राइस है। क्लियर है। इससे रिलेटेड अब एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, इसको देखना है। जो आपका ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इस जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं इसमें ये काम आने वाला है। जैसे एग्जाम्पल है,
न्यूटन लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹6 लाख फ्रॉम रॉयल लिमिटेड। ठीक, जो न्यूटन लिमिटेड है वो क्या कर रही है, एक मशीनरी परचेज कर रही है 6 लाख की, किससे, रॉयल लिमिटेड से। पेमेंट इज टू बी मेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक, पेमेंट किसके थ्रू हो रहा है कि जो भी पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट के अगेंस्ट में शेयर इशू कर रहे हैं जो कि 10 रुपये के हैं। ठीक है। Calculate number of shares to be issued to Royal Limited if shares are to be issued at par premium of 20%। ठीक है, तो सिंपल सा है, 6 लाख का है, इशू कर रहे हैं, तो परचेज कंसिडरेशन कितने का हो गया हमारा, 6 लाख हो गया। इशू प्राइस क्या हो गया शेयर का, जो 10 रुपीज़ पर शेयर है, सिंपल है। ठीक, इशू एट पार अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ शेयर देख रहे हैं, इशू एट पार है तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 60 लाख। ठीक, अब 10 रुपीज़ है, कितना है, 20% प्रीमियम ले रहे हैं, तो 10 रुपीज़ का 10% कितना हुआ, 1 रुपीज़, तो 20% कितना हुआ, 12 रुपीज़। तो सिंपल है, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, तो 6 लाख अपॉन ₹12 इज इक्वल्स टू 50,000 शेयर, इधर 60,000 शेयर। क्लियर है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल था, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, जो आपको फॉर्मूला बताया उसी पे बेस था। आगे बढ़ते हैं। इश्यू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स। अब जो शेयर है उसको प्रोमोटर्स को इशू किया जा रहा है। Sometime companies issue shares to promoters for their services rendered to the company। तो कंपनीज कभी कभी क्या करती हैं, जो प्रोमोटर्स होते हैं उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट में उनको शेयर्स इशू कर देती है। ठीक, फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। अगर इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर है। हेंस द अमाउंट इज डेबिटेड टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जो भी कॉस्ट आती है वो किस में डेबिट कर दी जाती है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट में कर दी जाती है या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है। क्लियर है। अब क्या एंट्री पास करते हैं इसमें, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, दोनों में से कोई एक नाम लिखना है, टू प्रोमोटर्स अकाउंट बीइंग द अमाउंट ड्यू टू प्रोमोटर्स। एंड रिसीव की एंट्री क्या होगी यहाँ पे, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। ठीक, तो ये आप लोग को वर्ड सबको पहले से पता है, 11th में सारे वर्ड्स पढ़े हैं आप लोगों ने, अंडरराइटर क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, ये सब आप लोग को पता है। ठीक है, आई थिंक मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंडरराइटिंग मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच अ पर्सन known as underwriters agree usually for commission to take the share not subscribed by public। तो अंडरराइटिंग क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई एक पर्सन जिसको हम अंडरराइटर कहते हैं वो एग्री करता है उन शेयर्स के लिए जो कि कमीशन लेने के लिए एज अ शेयर, और वो भी उन शेयर्स के लिए जो कि पब्लिक में इशू नहीं हुए हैं। क्लियर है। नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक, पब्लिक ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। द कंपनी में इशू शेयर्स टू द अंडरराइटर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग द कमीशन इन कैश। तो जो कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू कर देती है अंडरराइटर्स को, किसके बदले, कैश कमीशन जो उनको दिया जाना होता है, तो कैश की जगह वो शेयर्स
पेड कर देती है या शेयर्स इशू कर देती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा है। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं आगे, तो ये हमें समझ में आ गया अंडरराइटर को कैसे कंपनी शेयर्स को इशू करती है। ठीक, अब इसके लिए क्या जनरल एंट्री करेगी? सिंपल है, द जनरल एंट्रीज इन दिस केस विल बी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स अकाउंट being the underwriting commission due, underwriters account to capital account being shares of dash each issued to underwriters। clear है ये? disclosure of shares issued for consideration other than cash in balance sheet। अब जो भी शेयर्स अदर देन कैश के लिए इशू किए जा रहे हैं उनका डिस्क्लोजर कैसे किया जाए बैलेंस शीट में, कहाँ किया जाता है, इसको देखते हैं। सिंपल सा है, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आर डिस्क्लोज, दैट इज शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक, अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक, इन द नोट टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल। अब एक एग्जाम्पल और है, इसको भी देखते हैं। Citizen Watches Limited issued 1 lakh fully paid up equity shares of ₹10 each towards consideration for purchase of machinery. It is shown in the note of accounts on share capital as follows। ठीक, तो ये जो शेयर कैपिटल है उसको किस तरीके से शो किया गया है, देखो सिंपल सा है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल हेड जो बनाया उसके अंदर जो भी शेयर है उसको दिखा दिया गया। क्लियर है ये सबको? कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं जो कि अभी हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस का एक इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं। इस इलस्ट्रेशन में क्या है, सिंपल सा है। टाइनी टॉयज लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रोस फॉर 1,80,000 rupees payable in fully paid up equity shares of ₹10 each। What entries will be passed in the books of Tiny Toys Limited if the issue of its at par and at premium of 20%? सिंपल है, दो एंट्री करनी है केवल आपको। सबसे पहले क्या है, सन्ड्री एसेट्स टू राम ब्रोस बीइंग द परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम राम ब्रोस, जो कि बिजनेस परचेज किया उसकी परचेज की एंट्री करी हम लोगों ने। ठीक, जो भी एसेट्स ले रहे हैं वो डेबिटेड टू किससे ले रहे हैं वो यहाँ पे आ गया। अब क्या कर रहे हैं, व्हेन शेयर्स आर इशूड, अब ये परचेज के लिए क्रेडिट पे, अब हम उनको शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या राम ब्रोस अकाउंट डेबिटेड जिनके अकाउंट में जा रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है, 1,80,000 की 18,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो 1,80,000 हो गया। अगर इसको प्रीमियम पे दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये का है, 20 रुपये प्रीमियम, तो 12 रुपये का शेयर हो गया। ठीक है, तो कितने शेयर इशू करेंगे उनको, 15,000 इंटू 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना जाएगा, 30 जाएगा हमारा। इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा 1,50,000, राम ब्रोस को जाएगा 1,80,000। क्लियर है? तो अब ये जो अमाउंट है ये कैसे निकाला हमने, इससे पहले थोड़ी देर पहले अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर। सिंपल सा हमने ये आपको फॉर्मूला बताया था जो कि यहाँ पे है, एक बार फिर से देख लीजिए वर्किंग नोट में। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था हमारा, 1,80,000 का हम लोगों को शेयर देना था। तो अगर पार वैल्यू पे कर रहे हैं तो अपॉन कितना कर देंगे, जो शेयर की वैल्यू है वो तो 10 रुपये का था तो अपॉन 10 कर दिया, तो कितना शेयर हम लोगों ने इशू किया, 18,000 शेयर्स इशू किए। ठीक है, वही है जब हम 20% पे उस पर प्रीमियम ले रहे हैं तो कितना अगर जा रहा है इसमें, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल्स टू 1,80,000 अपॉन 12। ठीक, तो कितना आ गया हमारा, 15,000 शेयर्स हम केवल
उनको दे रहे हैं अगर जब हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। क्लियर है ये सबको? तो इस तरीके से हमने अपना अमाउंट भी निकाल लिया ये वाला, और जनरल एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक? तो इसको नोट करिएगा, अच्छे से समझिएगा। इसके साथ वर्कशीट आपको मिलेगी, उस वर्कशीट को कॉपी में कर लीजिएगा और उसकी फ़ोटो क्लिक करके डे बाई डे हमको सेंड करते रहिएगा। क्लियर है? और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वॉइस मैसेज के थ्रू ग्रुप में आप पूछ सकते हैं।